निम्न प्रदान करके सिंक्रोनस मोटर को स्वचालित बनाया जा सकता है। आप सब जानते हैं हमारी सिंक्रोनस मोटर जो है यह सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। क्या होती है? नॉट सेल्फ स्टार्टिंग होती है। हम सब यहां पर सेल्फ स्टार्ट करने के लिए इसमें कई व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। डबल एक्साइटेशन देने के बावजूद भी आप सब जानते हैं इसके स्टेटर को एसी सप्लाई देते हैं, इसके रोटर को हम कौन सा देते हैं साहब? डीसी सप्लाई, और एसी भी 3 फेज का देते हैं, तब भी स्टार्ट नहीं होती। हमें या तो साहब जी डैम्पर वाइंडिंग की स्थापना करनी पड़ती है, या नहीं तो हमें पोनी मोटर का जो है सो अरेंजमेंट करना पड़ता है, तब जाकर के यह क्या होती है? आरंभ होती है। तो ऐसे सिचुएशन पर मेरे पास जो दिया गया है स्टेटर पोल पर काहे लगाएंगे भाई साहब डैम्पर वाइंडिंग? हमारा तो नेचुरली डैम्पर वाइंडिंग कहां लगता है? रोटर के पोल पर कौन सी वाइंडिंग लगाई जाती है? डैम्पर वाइंडिंग। और यह डैम्पर वाइंडिंग डैम्पर बार के रूप में होता है, जिसके लिए हम डैम्पर बार के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? डैम्पर बार के रूप में हम बेयर कॉपर के सरिया का बार का प्रयोग करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, बेयर कॉपर के बार का प्रयोग करते हैं, जिसमें कॉपर का मोटा वाला जो आपका रहता है तार छड़ के जैसा, उसी को काट काट करके रोटर के पोल फेस पर हम लोग लगाने का काम करते हैं, तब जाके आरंभ होती है। ऑप्शन कौन सा सही है? ए नंबर। चलिए आगे बढ़ें। आइए विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न। अग्रणी शक्ति कारक पर कार्य कर रही तुल्यकालिक मोटर का उपयोग किस लिए किया जाएगा? अग्रणी शक्ति कारक का मतलब है साहब लीडिंग पावर फैक्टर पर अगर कोई काम कर रही है तो नेचुरली आपका यहां पर क्या है? ईबी ज्यादा है किससे साहब? मेरे सप्लाई वोल्टेज से। और जब ईबी ज्यादा है तो विद्यार्थी जी टोपी वाले क्या हो जाएगा? अगर ईबी ज्यादा है तो निश्चित रूप से सिचुएशन कौन सी होगी? ओवर एक्साइटेशन की सिचुएशन होगी। और ओवर एक्साइटेशन की जो सिचुएशन हो रही है उस स्थिति में निश्चित रूप से आपका क्या होगा? जब पावर फैक्टर हमारा बढ़ रहा है तो जहां भी सिस्टम में लो पीएफ होगी वहां पीएफ को सुधारने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे साहब? पीएफ को सुधारने हेतु इसका प्रयोग करेंगे। तो ज्यादा सबसे सही आंसर क्या है? पावर फैक्टर करेक्शन के लिए, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए हमारे ट्रांसमिशन लाइन में इसका क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है विद्यार्थी जी। तो सब क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आइए सरकार। सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग किस कारण से होती है? नेचुरली आप लोग जान चुके हैं, ये सारे प्रश्न आपके माइंड में अब फिट होते जा रहे हैं। हंटिंग का सबसे बड़ा कारण होता है भार के मान में अचानक से होने वाला परिवर्तन। अचानक से जब आप भार के मान में परिवर्तन करते हैं तो नेचुरली आपकी क्या समस्या पैदा होती है? हंटिंग की समस्या पैदा होती है। तो क्या जवाब दीजिएगा साहब? भार लोड एक खास समय अंतराल में सडन रेंज में आप तुरंत लोड को बढ़ा घटा रहे हैं, जिससे हमारी गति पर क्या हो रहा है? प्रभाव। और वो गति आपकी अवमंदित हो रही है, कम कम हो रही है, चेंज हो रही है। यही आपकी क्या कहलाती है साहब? हंटिंग। और इसी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डैम्पर बार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी है। हंटिंग की समस्या अगर होती है तो जरा सा शिवहर वाले विद्यार्थी जी, ये समस्या किस मशीन के रोटर के साथ सबसे ज्यादा होती है? उधर नहीं, सामने से आंसर दे दीजिए। सिलिंड्रिकल में होती है, साइलेंट में होती है। कंफर्म है? किसमें होती है? साइलेंट में। तो याद रखना साहब, साइलेंट पोल टाइप रोटर में हमारी क्या होती है? यह समस्या ज्यादा होती है। चाहे वह मेरा मोटर हो चाहे मेरा जनरेटर हो, दोनों सिचुएशन पर इस समस्या को झेलना पड़ता है। लेकिन क्या कि हमारे जनरेटर के केस में मैकेनिकल पावर हमको आउटपुट में चाहिए नहीं, इसीलिए हम वहां पर इसको लेकर बहुत सीरियस नहीं रहते हैं। हमें मैकेनिकल पावर कहां पर रिक्वायर्ड होता है? मोटर में। तो यहां थोड़ा ज्यादा सीरियस उसको लेकर हम लोग रहा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। एक सिंक्रोनस मोटर समान एक्साइटेशन से चल रही है, लोड में हमने वृद्धि कर दिया, नॉर्मल एक्साइटेशन पर लोड को बढ़ा दिया, तो उसके द्वारा जो आर्मेचर धारा खींची गई है तो वह भी तो ज्यादा हो जाएगी। वह आर्मेचर धारा खींची गई है तो किसके कारण से साहब? बताइए जरा। आर्मेचर धारा जो खींची गई है किसके कारण? मेरे गति पर कोई असर पड़ेगा क्या? कोई असर नहीं पड़ेगा। इन सभी चीजों से गति स्वतंत्र होती है। कहां पर हो जाएगा साहब? पार्श्व ईएमएफ वोल्टेज से क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। और साहब क्या है? आर्मेचर में साहब जी हमारा जो रिजल्टेंट वोल्टेज उसका मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फिर कह रहा है कि पावर फैक्टर कम हो गया है। अब जरा सोच कर बताइए, एक तो मैंने आपको हटा दिया है, इस तीनों में क्या आपका माइंड काम कर रहा है? आर्मेचर में हमारी करंट का विकास किस आधार पर हो रहा है? जल्दी बताइए साहब जी।
इस तरह के प्रश्न के लिए ध्यान रखिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है कि हमारा आर्मेचर में धारा तभी बढ़ सकती है जब आपका क्या हो जाए, हमारी वोल्टेज के मान में वृद्धि हो जाए, क्योंकि यहां पर वोल्टेज का उत्पादन तो हो नहीं रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, भी का उत्पादन हो नहीं रहा है, ये भी हमारी क्या है साहब, सप्लाई की भी है, और ये सप्लाई की भी जो है वह आप किसको दे रहे हैं, सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर को दे रहे हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है मेरा आर्मेचर कहां होता है साहब, स्टेटर पर होता है, और मेरी फील्ड वाइंडिंग कहां होती है, रोटर पर होती है। इसीलिए आपका जब करंट तभी बढ़ सकती है जब मेरे रिजल्टेंट करस्पॉन्डिंग वोल्टेज के मान में क्या हो, वृद्धि हो, अन्यथा कोई चांस नहीं है। इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्मेचर में रिजल्टेंट वोल्टेज की वृद्धि होगी तभी जाकर आर्मेचर धारा बढ़ सकती है, अन्यथा कोई चांस नहीं है साहब। चलिए, गति से कोई लेना देना किसी चीज का नहीं होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न डीसी फील्ड करंट जो है प्रदान करने के बाद निम्न में किस कारण से सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनाइजेशन में जाने में क्या होता है, असमर्थ हो जाता है। साहब सिंक्रोनाइजेशन से आप क्या समझते हैं, जरा सा आप अनुभवी छात्र मालूम पड़े, जरा बताइए सिंक्रोनाइजेशन से क्या समझते हैं। कुछ क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, था ठीक रहेगा। सिंक्रोनाइजेशन से क्या समझते हैं, जो मन में है जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फांसी नहीं दिया जाएगा, ठीक है कि नहीं। सिंक्रोनाइजेशन से क्या समझते हैं, उस मोहल्ला को जवाब दीजिएगा, बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। सही कह रहा है, सही कह रहा है, गलत कह रहा है, पते नहीं चल रहा, कंफर्म नहीं। विद्यार्थी गलत जवाब है आपका, समझे। सिंक्रोनाइजेशन वो प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम प्रॉपर कनेक्शन करने में सक्षम हो पाते, चाहे आप अल्टरनेटर को अल्टरनेटर से करिए, अल्टरनेटर को बस बार से करिए, या साहब जी आप हमारी साहब इस सिंक्रोनस मोटर को सप्लाई के साथ करिए, या सिंक्रोनाइजेशन हमारी स्टेटर रोटर दोनों की जो स्पीड है एनएस उसकी मैचिंग मैग्नेटिक लॉकिंग है, जिसके वजह से गति आपकी निश्चित रूप से एनएस पर हो रही है, उसको कहिए। ये सारी बातें मिला जुला के क्या होती हैं, सिंक्रोनाइजेशन होती है। और अगर हम मैग्नेटिक लॉकिंग पर पहुंच जाते हैं तो वह भी सिंक्रोनाइजेशन का एक परिणाम होता है। सिंक्रोनाइजेशन होता नहीं है, उसका क्या होता है, परिणाम होता है। अब देख लीजिए इसमें से क्या समस्या हो जाएगी। कह रहा है डीसी फील्ड करंट हम प्रदान कर रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है, हमारी फील्ड करंट कम होगी, फील्ड करंट अधिक होगी, शॉर्ट सर्किट रेशियो होगा, हाई कोर लॉस होगा, क्या ऐसा चांस लगता है सर। दे रहे हैं लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा। भाई कितना दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, जितना चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं, है कि नहीं है। लड़का 6 रोटी डेली खाता है, 1 रोटी देके टहला दिए हैं तो नहीं जाएगा होटल में खाने के लिए, स्वाभाविक सी बात है। दावत पर बुलाए हैं, 1 रोटी खिला के भाई साहब हो गया, समेट दिए, पत्ता पानी चला दिए, है कि नहीं, एक ही बार में दिया, दही चढ़ा दिए, लड़का क्या करेगा। अब खा लिया आपके यहाँ, फिर यहाँ किंग का खाना भूलना जाना नहीं जाएगा, है ना। फिर साहब कहेंगे कि भाई क्या हुआ, दावत में भी गए, होटलों, अरे समझ रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा, आपकी फील्ड करंट कम है, इसलिए देने से क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए साहब, विद्यार्थी जी देखिए, वर्मा साहब आप तो विद्वान हैं, ठीक है। यहां पर पास ईएमएफ आपूर्ति से कम हो जाती है अगर, तो नेचुरली हमारी आर्मेचर करंट बढ़ जाएगी। ये कहां से आपको क्लेरिफाई हो रहा है, इसके बढ़ने घटने से हमारे आउटपुट के पावर पर प्रभाव पड़ेगा, आर्मेचर पर प्रभाव तभी पड़ेगा जब हमारा इनपुट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज के मान में वृद्धि हो। समझ गए कि नहीं। इसीलिए वर्मा जी ऑप्शन ए के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंक्रोनस मोटर पर भार आरोपित किए जाने पर मोटर अधिक आर्मेचर धारा का उपयोग करती है, इसके पीछे क्या कारण है। भार जब बढ़ता है, आपको ये क्वेश्चन आज भी शायद टकराया था डिस्कशन में, लोड जब बढ़ती है देन नेचुरली लोड के बढ़ने के कारण मेरा स्पीड तो कभी चेंज नहीं होता सिंक्रोनस मशीन में। स्पीड को एडजस्ट करने के लिए आपका साहब लोड एंगल एडजस्ट होता है, और लोड एंगल अपने आप को सेटल करने के रिस्पेक्ट में क्या करता है, आर्मेचर करंट के मान को बढ़ा देता है। तो हमारी यहां पर कह रहा है मोटर अधिक आर्मेचर धारा का उपयोग कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो जाएगा, जरा आप लोग सोच करके बताइए।
इसके पीछे सबसे ज्यादा कारण हो जाएगा हमारी रोटर जो है अपने फेज को क्या करती है, पीछे खींचती है, जिसकी वजह से मोटर को अधिक धारा लेना पड़ता है। फेज को पीछे खींचना मतलब लोड एंगल का मान आपका क्या हो जाता है साहब, यह आपका बढ़ जाता है, और यह जब बढ़ता है तो उसको एडजस्ट करने के लिए करंट आपको ज्यादा लेना पड़ता है। तो राइट आंसर आपका क्या है, सी है। समझ गए साथियों, पहले के सिचुएशन पर मेरा लोड एंगल अगर आपका यह डेल था, अब जो हमारी बढ़ी है इसको एडजस्ट करने के लिए आईए का मान क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर के हमारा स्पीड कांस्टेंट मेंटेन हो पाता है। इसलिए सी नंबर आपका क्या है, सही उत्तर है। चलिए साहब जी आगे बढ़ते हैं। आइए साहब, सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग कब होती है साहब, ये हंटिंग तब होती है जब आपका क्या हो जाए, लोड हमेशा आपका क्या हो जाए साहब, परिवर्तित होता रहे। तो भार जब परिवर्तित होती है तब जाके कौन सी घटना घटती है, हंटिंग की घटना घटती है। चलिए सरकार, वाउंड राउंड इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर में मुख्य लाभ कौन सा है साहब, आपका जो वाउंड राउंड है, हमारा जो स्लिप रिंग है, आप सब जानते हैं एक ही पावर फैक्टर 0. आप कह दीजिए कितना साहब, 0.87 से लेकर के 0.9 का लैगिंग पीएफ पर ही यह क्या करता है, काम करता है। इसमें पीएफ लीडिंग और यूनिटी कभी भी हो नहीं सकती है। ऐसे सिचुएशन पर साहब हमारे सिंक्रोनस की यह खासियत है, यह हर तरह के पावर फैक्टर पर क्या करता है साहब, संचालित होता है, चाहे लैगिंग हो, लीडिंग हो या कोई भी हो। तो क्या जवाब दीजिएगा, इसका शक्ति गुणक आप बदल सकते हैं, किसका, सिंक्रोनस का। इंडक्शन मोटर का शक्ति गुणक आप बदल नहीं सकते हैं। आइए विद्यार्थी जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए साहब, सामान्य कार्य अवस्था वाली सिंक्रोनस मोटर में सिंक्रोनस मोटर का प्रयुक्त वोल्टेज कम होने पर शक्ति गुणक क्या हो जाएगा। यानी साहब जी आपसे कह रहा है कि हमारा ईबी बड़ा हो जाएगा, भी कम हो जाएगा। बताइए जरा, कह रहा है हमारी जो इनपुट वोल्टेज है उसका मान यहां क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जल्दी आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। मैंने निचोड़ बता दिया है, ईबी बड़ा होगा, भी मेरा छोटा होगा। यह सिचुएशन आपकी कौन सी होती है विद्वानों, ओवर एक्साइटेशन की होती है। और ओवर एक्साइटेशन के सिचुएशन पर मेरा पीएफ क्या करता है सरकार, लीड करता है। लीड का मतलब क्या होता है, सुधारना। ऑप्शन नंबर कौन सा दे दीजिएगा, बी दे दीजिए। क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सिंक्रोनस मोटर द्वारा उत्पन्न अधिकतम शक्ति किस पर निर्भर नहीं करती है। P बराबर जानते हैं E0V/XS साइन डेल। साहब जी भार कौन पर निर्भर करती है, हमारे वोल्टेज पर निर्भर करती है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस पर निर्भर करती है, एक्साइटेशन पर निर्भर करती है। लेकिन साहब घूमने की दिशा क्या है, उसे कोई लेना देना नहीं है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, उससे कोई फर्क इस पर नहीं पड़ता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ें। आइए साहब, तुल्यकालिक मोटर स्वाभाविक रूप से सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। अपने मन से साहब सेल्फ स्टार्ट नहीं का कारण क्या है, जरा बताइएगा। साहब पानी पी लीजिए तभी बताइएगा, पी लीजिए पी लीजिए। नहीं नहीं बोतल लाए हैं, मान लीजिए मेहनत किए हैं, गर्म पानी ला रहे हैं, ठंडा मौसम है, पी लीजिए तब बताइएगा। आइए साहब, सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती, इसका कारण बताइए। सिंक्रोनस चाल के निकट जब जाता है जहां पर कोई स्टार्टिंग का उपकरण नहीं होता है, पहली बात ये कह रहा है। घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र में पर्याप्त ध्रुव नहीं होती, कोई बात हुआ साहब, ध्रुव पर्याप्त रहे नहीं रहे, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो ही रहा है 3 पे जैसी दे रहे तो घूर्णी 50 हर्ट्ज की आवृत्ति, ये कोई मीनिंग नहीं है साहब। सबसे उचित आंसर हमारा यही फिट बैठ रहा, घुमा करके यहां स्टार्ट होने की व्यवस्था इसके साथ सेटल नहीं है। यदि हम यहां क्या कर दें साहब, जंपर बार लगा दें तो मामला मेरा बन जाएगा, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है। और दूसरे नंबर पर ये अगर ऑप्शन में रहता कि स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षा मेरे रोटर के चुंबकीय क्षेत्र की गति क्या होती है, अस्थिर होती है, तो आप उसको ठीक लगा सकते थे, लेकिन वो दिया नहीं है। इसीलिए किसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं सरकार। अगला प्रश्न है, डैश में वृद्धि के साथ सिंक्रोनस मोटर के आकार में कमी हो जाती है।
ऐसा क्या बढ़ेगा तो आकार घटेगा? साहब जी मेरा फ्लक्स घनत्व B बढ़ेगा तो B बराबर 5/A होता है। साहब एरिया मेरी बढ़ती है, B घटती है, और एरिया जब घटती है तो B बढ़ती है। ये एरिया क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है साहब। क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो यदि हम लोग क्या करें, ध्यान रखिएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया को हम क्या करें? घटाएं, तो मेरा फ्लक्स बढ़ता है। और क्रॉस सेक्शन एरिया घटा मतलब स्पेस घटा, जगह घटा, क्षेत्र घटा, साइज कम हो गई। यानी स्पष्ट सी बात है साहब, मेरा साइज जो है वह किसके विद कर्मानुपाती है? मेरा साइज आपके एरिया पर निर्भर करता है। एरिया बढ़ेगा साइज बढ़ेगी, एरिया घटेगा साइज घटेगी। अगर आपका साइज मेरा एरिया पर निर्भर कर रहा है और एरिया मेरा विद कर्मानुपाती B का है, अगर B बढ़ा दीजिए ये घट जाएगा। राइट आंसर है फ्लक्स घनत्व जो है वह आपकी क्या होती है? वृद्धि करेंगे तो मेरा आकार घट जाएगा। ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी का मटेरियल लेंगे तब ऐसा होगा। चलिए साहब, ज्यादा उचित यही है, आप कहां से गति घटाइएगा। हम लोग तो ज्यादातर सिंक्रोनस मोटर में साइलेंटे पोल का यूज करते हैं, है कि नहीं है? एकदम हो जाएगा ना। यहां पर तो इसीलिए तो हम फ्लक्स डेंसिटी को घटा रहे हैं। पोल और फ्लक्स डेंसिटी का जो संबंध है वह क्या है? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, सीधे सीधे उसके साथ संपर्क नहीं रख रहा है। 1.3 टेस्ला की जगह हम 3 टेस्ला दे दें तो मामला मेरा क्या हो जाएगा? सेटल हो जाएगा। अगर पोल की संख्या और आवृत्ति और लोड टॉर्क को आधा कर दिया जाए, 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज के सिंक्रोनस मोटर की घूर्णक गति क्या हो जाएगी? क्या कह रहा है साहब जी? क्वेश्चन को जरा कैच करिएगा। हमारे पास पोल कितना दिया है? 4 दे दिया है। फ्रीक्वेंसी कितना दे दिया है? 50 हर्ट्ज दे दिया है। लोड टॉर्क को आधा कहने कर रहा है, पोल को भी आधा कह रहा है, और साहब जी टॉर्क को भी आधा कहने कर रहा है। क्या हो जाएगा? जरा दिमाग लगाइए साहब। व्हाट विल बी द वैल्यू? क्वेश्चन तो बड़ा मजेदार है। P बराबर P डैश बराबर P बटा 2 यानी 4/2 बराबर 2 हो गया। F डैश बराबर F बटा 2 यानी आपका साहब 50/2 बराबर 25 हो गया। ठीक है, अब टॉर्क को रहने दीजिए जगह पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहां से क्या करिएगा? NS बराबर विद्वानों 120 F/P होता है। 120 गुना 25/2 बता दीजिए कितना आ गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब यहां संजोग है कि जो बच्चा चारों पर किया होगा उसको भी 1500 मिल रहा होगा, है कि नहीं है? आंसर सही है, लेकिन कह रहा है तरीका ये। तुम भी उसी को बनाया था, चारे वाला था, समझे कि नहीं? अब 1500 का आधा करके 750 पे ठीक नहीं लगा दीजिएगा, तो अनर्थ हो जाएगा। चलिए सका मोटर यांत्रिक लोड ले जा रहा है, पश्चिगामी शक्ति गुणक पर कांस्टेंट वोल्टेज से करंट ले रहा है, फील्ड एक्साइटेशन बढ़ा दी जाती है, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? फील्ड एक्साइटेशन बढ़ा दी जाती है तो पावर फैक्टर बिना किसी चिंता के क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, बिकम मोर। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। डैम्पर बार क्या विकसित करती है जब एक सिंक्रोनस मोटर में रोटर गति हंटिंग के दौरान सिंक्रोनस गति से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब ही मेरी गति क्या हो जाए? मोर देन ns हो जाए, तो निश्चित रूप से यह कौन सा टॉर्क डेवलप करेगा? इंडक्शन जनरेटर का टॉर्क डेवलप करेगा। क्या करेगा? इंडक्शन जनरेटर का टॉर्क डेवलप करने का काम करेगा। लेकिन शर्त है साहब, आपका गति ns से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। सरकार सिंक्रोनस मोटर में ब्रेकडाउन टॉर्क डैश होता है। यह तो थोड़ा कठिन प्रश्न आपके बीच आ गया है। क्या होता है विद्यार्थी जी? स्मॉल जिले के जो छात्र यहां आए हैं, टीबी बराबर बता दीजिए फॉर्मूला साहब, जरा बताइएगा। टीबी बराबर के भी ईबी बटा एक्सेस साइन डेल लिखिए, अल्फा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपने क्या महसूस किया? मेरा ब्रेकिंग टॉर्क सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती है कि नहीं है? राइट आंसर क्या दे दीजिएगा? प्रयुक्त वोल्टेज के सीधे अनुपातिक, ऑप्शन नंबर सी दे दीजिएगा। स्क्वायर इंडक्शन में होता है साहेब, ये हमारा इंडक्शन मोटर नहीं है, सिंक्रोनस मोटर है। ये सिंक्रोनस मोटर है।
वो बात है इंडक्शन थ्री फेज इंडक्शन की, वहां स्क्वायर की समानुपाती होता है। इसलिए तो कह रहे हैं कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते। यदि एक सिंक्रोनस मोटर चालू होता है किंतु फुल टॉर्क उत्पन्न कर पाने में सफल नहीं हो पाता है, क्या कारण हो सकता है सर? चालू तो हो रहा है, घिच घाच के चल रहा है, लेकिन टॉर्क जितना होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। एक्साइटेशन वोल्टेज कम होगा, यह भी हो सकती है। फील्ड वाइंडिंग आपका रिवर्स कर गया होगा, यह भी हो सकता है। कहीं पर कुछ शॉर्ट या ओपन हो गया होगा, तभी हो सकता है। तो क्या जवाब दे दीजिएगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर? तीनों में से कोई भी सिचुएशन पैदा हो सकती है, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर सी दे दें। अगर रहता उपरोक्त में से कोई एक, तब भी हम लोग ले सकते थे। तीनों सिचुएशन होने पर भी यह समस्या हम लोग को झेलनी पड़ जाए। नॉर्मल एक्साइटेशन के साथ चल रहे सिंक्रोनस मोटर पर आधे भार पर डैश बढ़ाने का प्रभाव यह है, यानी आधे भार पर भार बढ़ाने का प्रभाव यह है। नॉर्मल एक्साइटेशन पर साहब जब हम काम करते हैं तो देखिए क्या होता है। इस ग्राफ को जरा सा समझने का प्रयास करिएगा। ये है हमारा एक कर्व, इधर है आपकी आर्मेचर की करंट IA और इस तरफ आपका है फील्ड करंट IF। ये वाला लाइन जो है यूनिटी पावर फैक्टर के लिए है और इस तरफ का जो लाइन है यह आपका है अंडर एक्साइटेशन। क्या है? अंडर एक्साइटेशन। अंडर एक्साइटेशन का सिचुएशन है तो आप समझ रहे हैं कि मेरा PF लैग करेगा और इधर का जो भाग है वह क्या है? PF के लीड का सिचुएशन है, यानी ओवर एक्साइटेशन की यहां पर क्या बन रही है? स्थिति बन रही है। कंसेप्ट क्लियर? अब नौजवानों आपको कह रहा है हम लोड को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। जब आप लोड को घटाइएगा तो नेचुरली आपका क्या सिचुएशन बन रहा है? लोड को घटाते हैं, मेरा IF कम होगा लेकिन IA के मान में वृद्धि होगी। ठीक है, जब IA के मान में वृद्धि होगी तो जरा देख लीजिए, IA जब बढ़ता जा रहा है, IA घटता जा रहा है, PF आपका किधर हो रहा है? लैग की तरफ। जब PF कहां गया जी विद्यार्थी? ध्यान दो, यहां पर कंसेप्ट बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, मेरा IF ये वाला हुआ, IA ये वाला हुआ। जब IF हमारा घट रहा है, इसका मान बढ़ रहा है, इसका मान बढ़ रहा है, IF घट रहा है। नेचुरली जब ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तो सिचुएशन आपके UF से, यूनिटी पावर फैक्टर से पीछे ना आ गया। UPF से जब पीछे आ गया तो PF आपका क्या हो गया? लैग कर रहा है। लैग करना मतलब घटना। कौन सा उत्तर हो जाएगा? IA में वृद्धि और PF में कमी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते। आइए साहब आगे बढ़ते। चलिए इस मोटर को पश्चगामी के साथ साथ अग्रगामी पावर फैक्टर पर सुविधापूर्वक संचालित किया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को तो शर्मिंदा ही करना है मेरा साहब जी। सिंक्रोनस मोटर जो है वह क्या करता है? पश्चगामी, अग्रगामी, यूनिटी तीनों पर बड़े आराम से संचालित होता है। मेरे पावर फैक्टर को तो ठीक करता ही करता है, साथ ही साथ यह वोल्टेज रेगुलेशन में भी सुधार लाने का काम करता है साहब। उत्तर कौन सा टिक लगा दें? बी नंबर टिक लगा देते। चलिए विद्यार्थी जी, इंडक्शन मोटर एक सिंक्रोनस मोटर को एक ही फीडर लाइन से हमने जोड़ दिया है। गौर करिएगा, इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस मोटर को एक ही सप्लाई से जोड़ दिया है। फीडर में यूनिटी पावर फैक्टर लाने के लिए सिंक्रोनस मोटर को किस तरह का एक्साइटेशन देना पड़ेगा? गौर कीजिएगा साहब, एक ही सप्लाई लाइन से सिंक्रोनसों को दे दिया सप्लाई 3 फेज AC से, और उसी से सप्लाई किसको दे दिया? इंडक्शन को भी। इंडक्शन में पावर फैक्टर आपका लैग कर रहा है, मालूम है हम सभी को, और सिंक्रोनस में हमारा पावर फैक्टर हमको यूनिटी चाहिए। ठीक है, यूनिटी लाने के लिए आप सिंक्रोनस को कौन सा एक्साइटेशन दीजिएगा? नॉर्मल एक्साइटेशन। कौन सा दीजिएगा? नॉर्मल एक्साइटेशन, जहां आपकी EB किसके बराबर होगी? V के बराबर होगी। आपका राइट आंसर क्या हो गया? C हो गया। कोई दिक्कत नहीं विद्यार्थी जी? तो आपकी सेवा आज यही समाप्त होती है।